नमस्ते। हमारे अध्यात्म शास्त्रों में वैराग्य की बात बहुत होती है, किंतु श्री अरविंद वैराग्य को बहुत अधिक वैराग्य पर जोर नहीं देते हैं। माता जी श्री अरविंद दोनों ही। और उसका कारण ये है, एक तो ये कि वैराग्य को जिस तरह से समझा गया है और जिस तरह से उसका उपयोग होता है वो वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं होता है। बहुत लोग जीवन से निराशा के कारण वैराग्य ले लेते हैं, बहुत लोग असक्षमता के कारण वैराग्य ले लेते हैं। तो ये वैराग्य फलदायी नहीं होते हैं, केवल हम शिफ्ट करते हैं अपने स्थान को। तो 3 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं भगवत गीता में और श्री अरविंद इसकी बात करते हैं। एक है वो तामसिक वैराग्य। तामसिक वैराग्य क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को असक्षम समझता है, वो संसार का जो चैलेंज है उसको नहीं ले सकता है, तो इसलिए वो कोई होली प्लेस या मठ या साधु सन्यासियों के ग्रुप में चला जाता है जहाँ उसको कोई चैलेंज नहीं लेना है, जहाँ उसके जीवन का गुजारा हो जाएगा। आश्रम शब्द में नहीं उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि श्री अरविंद ने आश्रम शब्द को एक नई परिभाषा दी है, किंतु ऐसी जगहों पे जा कर के वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। स्पष्ट है ये वैराग्य बिल्कुल अनुपयोगी है, इससे कुछ भी नहीं निकलता है। बल्कि कई बार जब इस तरह का वैराग्य व्यक्ति लेता है तो वो उसके ऊर्ध्वगामी विकास जो जीवन के द्वारा होता है उसको भी मिस करता है। इसलिए इसको अच्छा नहीं बताया गया है, शास्त्रों में भी अच्छा नहीं बताया गया है। क्योंकि जब तुम संसार से भाग के डर के वैराग्य ले रहे हो तो भगवान तो जानते हैं, वो तो इससे नहीं भ्रमित होते हैं कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली है या आप बैठ के रोज त्रिपुंड लगा करके किताब पढ़ रहे हो। भगवान ये जानते हैं कि आप भाग रहे हो और संसार के अंदर अपने आप में एक विकास की ऊर्जा है और वो अपने ढंग से व्यक्तियों का विकास कराती है। वो भी संसार कोई अलग नहीं है भगवान से, वो एक भगवान का एक बहुत ही बाहरी रूप है और उसके अंदर भी भगवान ही काम कर रहे हैं। इसीलिए संसार में ही चलते चलते एक समय आता है जब व्यक्ति भगवान की ओर मुखरित होता है। स्वयं संसार उसको एक जैसे डिलीवरी करता है, एक लेबर पेन के माध्यम से एक डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसी प्रकार से संसार में चलते चलते एक समय आता है जब लेबर पेन्स जैसे होते हैं वैसे ही हमें अंदर में एक पीड़ा महसूस होती है और उस पीड़ा के स्रोत को ढूंढते ढूंढते हम उसको कहीं पिन पॉइंट करते हैं और फिर हम उसमें से एक रास्ता ढूंढते हैं और इस प्रकार से भगवान की ओर मुड़ते हैं। तो देखा जाए तो वो संसार ने इस तरह की तैयारी की कि उसके अंदर एक प्रज्ञा कार्य कर रही है और वो प्रज्ञा हमको तैयार करती है हायर लाइफ के लिए अपने अनुभवों के द्वारा। लेकिन तामसिक वैराग्य में हम उस प्रक्रिया से नहीं जाना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि हम बस चले गए कोई होली प्लेस पर तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो श्री अरविंद इसके बारे में बहुत सचेत करते हैं। बड़ी सुंदर उनके कई एफोरिज्म्स हैं। एक तो 2 एफोरिज्म जो बड़े इमीडिएटली स्मरण आ रहे हैं। एक तो ये है कि मैं एक ऐसे स्थान पे गया जो साधुओं से भरा था, होली मैन, और वहाँ पे मैंने केवल बोर्डम महसूस की और फिर भगवान मुझे जेल ले गए और जेल के अंदर उन्होंने मुझे अपना दर्शन कराया। तो ये अद्भुत है। आई वेंट टू ए प्लेस फुल ऑफ होली मैन and I felt bored. Then God took me to a prison and turned it into a trysting ground. तो एक तो उनकी एफोरिज्म ये है और दूसरा आश्रम के कंटेक्स्ट में खासकर श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि आई एम नॉट हियर टू बिल्ड मठ्स और सन्यासीस। मैं यहाँ पे सन्यासियों को की भीड़ इकट्ठा करने के लिए या मठ बनाने के लिए नहीं आया हूँ। इट इज़ नॉट एनदर मठ। तो फिर क्यों आए हैं? तो श्री अरविंद कहते हैं आई हैव कम टू कॉल द सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। और पहले भी अगर हम वैदिक काल देखें तो किनको उच्चतम जो सत्य है, रहस्य है सृष्टि का, दिव्यता का, वो केवल उनको दिया जाता था जो राज ऋषि जो संसार में रहते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अश्वपति वाज वन ऑफ देम। तो आप देखेंगे कि उसमें छात्र तेज का इतना महत्व था। तो एक तो ये वैराग्य है जो वास्तव में वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो एक प्रकार का केवल एक असक्षमता है जहाँ व्यक्ति तैयार नहीं है संसार के साथ स्ट्रगल करने के लिए, उसके साथ लोहा लेने के लिए, और वो चाहता है कि मैं कोई एक सेफ जोन में चला जाऊं।
हो सकता है अभी आ भी जाए, क्योंकि भगवान तो हर किसी को शरण दे देते हैं, लेकिन प्रगति के लिए उसको आज नहीं तो कल अपनी प्रकृति से तो लड़ना ही होगा, अगर वो बाहर का युद्ध ना भी लड़े। और बाहर का युद्ध वास्तव में हमको अपनी आंतरिक प्रकृति से लड़ने के लिए तैयार करता है। ये कई बार लोग इसको भूल जाते हैं, और इस पर चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले भी, कि जब हम बाहर जीवन में जी करके आते हैं तो आपने उतार चढ़ाव देखा है, अच्छा बुरा देखा है, शुभ अशुभ देखा है। ऐसे लोगों से आपका परिचय होता है जो आपके अहंकार को पोषित नहीं करेंगे, बल्कि आपको कट टू साइज करने की चेष्टा करेंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर एक विनम्रता, एक ऋजुता अपने आप आती है। और जब एक बहुत यंग एज में 18, 19, 20 में आप चले आते हैं आश्रम में, 21, 22, तो क्या होता है, आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है, और तब आपके लिए एक अलग प्रकार की कठिनाई होती है, क्योंकि आपको लगता है कि जीवन को हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, बाहर आप नहीं कर सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जीवन जैसे चाहें जिएंगे तो आपको बहुत अच्छे से जिसको कहते हैं कुटाई होगी आपकी। संसार इस तरह से बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ भी ये है, अगर कोई सिंसियर है तो उसको फिर ब्लोज के थ्रू ले जाते हैं भगवान। थोड़ा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ये फ़र्क है। लेकिन वो वैराग्य वो नहीं होना चाहिए। वैराग्य में एक पॉजिटिव सीकिंग आनी चाहिए। दूसरे प्रकार का वैराग्य है जिसको राजसिक वैराग्य बताया गया है। राजसिक वैराग्य में क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर हो गया, जीवन में बिजनेस कर रहे थे, कोलैप्स कर गया। हम प्रमोशन के लिए आगे बढ़ रहे थे एम्बिशियस होकर के, और वो एम्बिशन हमारा फलित नहीं हुआ। या कोई प्रेम प्रसंग हुआ, उसमें हमें बहुत पीड़ा हुई, तो वो शमशान वैराग, मोमेंटरी वैराग, डिसअपॉइंटमेंट, उसमें हम चले आते हैं भगवान के पास या कोई अगेन मठ संन्यास में। लेकिन थोड़े समय बाद वो पुरानी प्रकृति बाहर आएगी और हमको वहाँ विचलित करेगी, परेशान करेगी, क्योंकि प्रकृति से हम कहीं नहीं भाग सकते। हम कहीं भी चले जाएं संसार में, हम स्वयं से कैसे भागेंगे। और माता जी इसको अपनी प्रार्थना और ध्यान में बताती हैं कि वेयर ही टू गो इवन इन अ कंप्लीटली आइसोलेटेड प्लेस। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हम फिजिकली अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, हाँ फिजिकली हम आइसोलेट कर सकते हैं, शायद कोई हिमालय की आजकल के समय में तो, लेकिन फिजिकली आप कहाँ आइसोलेट करेंगे। एवरेस्ट में भी आपको टावर मिल जाएगा, कनेक्टिविटी है, तो आप कहीं ना कहीं खाना पीना, चाय, कोका कोला सब मिलता है पास में। एवरेस्ट में तो नहीं, लेकिन पहाड़ों में भी मिलने लगा है काफ़ी हाइट पर। तो आप एस्केप नहीं कर सकते हैं उसको। जो डिसअपॉइंट होके आते हैं उनकी सीकिंग बड़े टेम्पररी समय तक रहती है, या वहाँ भी उनके अंदर एम्बिशन का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी ये शुरू हो जाता है कि ये वाली कुर्सी मुझे कब मिलेगी, और कुछ नहीं तो मुझे नाम कैसे मिलेगा, प्रमोशन कैसे मिलेगा, वो देखिए वो तो ज़्यादा करीब है, मैं दूर हूँ, उसको लोग ज़्यादा पूछते हैं, जेलसीज, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये दोनों वैराग्य फलित नहीं होते। ये भगवान की ओर जाने के लिए इनके अंदर वो फ्यूल नहीं है जो ऊपर की ओर उठा सके। अगर आपको रॉकेट भेजना है स्पेस में, तो आप उसको मोटर गाड़ी के पेट्रोल डाल के नहीं चला सकते। उसके लिए ATF चाहिए, स्पेशल प्रकार का एविएशन का फ्यूल होता है अलग, जो इस तरह का थ्रस्ट दे सके। तो तीसरा वैराग्य होता है सात्विक वैराग्य। सात्विक वैराग्य में आपने जीवन को देखा है, समझा है, जानने की चेष्टा की है, अचीव भी किया है, सक्सेस भी हुई है आपकी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत सीमाओं में मैं रह रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस, व्यक्ति अपने आप ये जान सकता है कि सब कुछ जानने के बाद भी, किताबें पढ़ के आपको ट्रिपल PhD मिल जाए और सारी दुनिया कह रही है कि आप ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन आप अगले क्षण नहीं जानते कि क्या होने वाला है। पूरे विज्ञान की शक्ति को लगा करके, पूरे किताबों का ज्ञान लगा के, फाइनल आंसर नहीं आपको मिलते हैं। और आपने सुन लिया कि हाँ सोल होती है, लेकिन आपने सोल को देखा नहीं है, और बिलीफ सिस्टम में आप संतुष्ट नहीं हैं, आप रियलाइज करना चाहते हैं। तो ये जो वैराग्य होता है वो सात्विक वैराग्य होता है, वो फलित होता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, और वो इसलिए क्योंकि उसने संसार के लिमिटेशंस को जान लिया है। तो सावित्री की कुछ लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे जो इसी की बात करती हैं, बिना वैराग्य शब्द को उपयोग किए हुए, क्योंकि वैराग्य शब्द जैसा कि बात हुई, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आ गई हैं। संसार को श्री अरविंद की दृष्टि से देखें, और कोई भी व्यक्ति अगर जीवन को खुली आंख से जी रहा है, श्री अरविंद कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ विद ओपन आइज।
केवल कंसेप्ट के द्वारा नहीं। कंसेप्ट क्या, अरे उसके साथ बुरा हुआ, पूर्व जन्म में बुरा किया होगा, अच्छा वाला आदमी था, बुरा हुआ, ये आप देखते हैं, ये रियल लाइफ में देखते हैं। ऐसा भी हम देखते हैं, इसके विपरीत भी, कोई बहुत अच्छा आदमी था बाहर से अंदर से भी, लेकिन उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे। तो इसको ओपन आइज कहते हैं। आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करते हैं। जब आप संसार को देखते हैं तो क्या देखते हैं, ओनली बिगिनिंग्स आर अकम्प्लिश्ड हियर। हर चीज़ का प्रारंभ तो बड़ा सुंदर होता है, घर में आता है बच्चा, ढोल बजाए जाते हैं। अब तो बहुत अच्छा है कि लड़के लड़कियां दोनों के लिए लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि लड़की ही है जो घर परिवार को ठीक से संभाल के रखती, देखभाल करती है। सब लड़के दूर होने की चेष्टा करते हैं। तो खैर उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छा। क्लास में जाता है, सब कुछ बड़ा सुंदर उत्सव, एक माँ बाप भी बड़े, अरे ये मेरा बच्चा बड़ा होके, और बन भी जाता है। लेकिन उसके बाद एक जीवन की दूसरी गति शुरू होती है। तो वहाँ वो देखते हैं बिगिनिंग तो होती है, ठीक वैसे जैसे दो व्यक्ति यंग एज में प्रेम करते हैं एक दूसरे से, बहुत कस्में वादे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कुछ आगे चल के जीवन में अनेकों कठिनाई शुरू हो जाती है। और ये एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है, ये सबके जीवन में है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं लेकिन वो कपिल तो देखिए कितना खुश है। तो मैंने कहा हाँ, आप चले जाएंगे तो वो लड़ाई शुरू हो जाएगी दोनों के बीच, इस बात पर कि तुमने ये क्यों कहा था और तुमने ये क्यों नहीं कहा था। तो ये मनुष्य का नेचर है, ये कोई व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं, ये नेचर है। बिगिनिंग्स, प्रारंभ बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं हो पाता। आवर बेसिस मैटर सीम्स अलोन कंप्लीट, ऐसा प्रतीत होता है कि बस ये जड़ तत्व जो दिखता है यही स्थिर रहता है, और कोई भूमि स्थिर नहीं है। एन एब्सोल्यूट मशीन विदाउट ए सोल, और ये यंत्रवत, यंत्रारूढ़िनी चलती जाती है, लेकिन इसके अंदर सोल कहाँ है। आप कहीं भी चले जाइए, इसके लिए तो ये रियलाइज करने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं भी चले जाइए, सब कुछ है। सिंगापुर चले जाइए, सब है, यंत्रवत है, ऑटोमेटिक है, एवरीथिंग इज, सोल नहीं है। आपको आश्चर्य होता है कि ये कौन सी दुनिया है। यू डोंट फील दैट। वो अंदर में जो एक सोल, जिसकी वार्मथ, जिसकी माधुर्य, बाहर का माधुर्य नहीं जो सेल्समैन वाला लोग सीख लेते हैं, जो एक आशा, जो एक मुस्कुराहट जो हृदय से आती है, वो मिसिंग है। वो प्रेम, क्योंकि वो पूरा जगत एक सेल्फिशली मैकेनिकल ढंग से चलता चला जा रहा है। सिंगापुर वाले मेरी एंट्री बैन ना कर दें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इट इज ऑल राइट। भारत जैसा कोई देश नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो और ऑल सीम्स ए मिसफिट ऑफ हाफ आइडियाज, आधे अधूरे जीवन हैं सारे। हर आइडिया आप उसको परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है। अब बिलीफ सिस्टम में आप रह लो, अभी लोग हैं कत्ल कर देते हैं कह के कि हम मरने के बाद हमको हूरे मिलेंगे। अब आप बाकी तो बाद में, तो कहो भाई पहले मरो, देखो, मार क्यों रहे हो तुम, देखो कि तुमको हूरे मिली कि नहीं, फिर वापस आके बताओ तो मिसफिट। अरे यहाँ अपने को मरने को, अपने ईगो को मरने को बता रहे हैं। अगर आप ईगो में मर जाओगे तो आपको जो जॉय मिलेगा वो बियॉन्ड कंपेयर है। तो खैर, मिसफिट ऑफ हाफ आइडियाज, हर चीज बिल्कुल आधी अधूरी रहती है संसार में। और वी सैडल विद द वाइज ऑफ अर्थली फॉर्म, जड़ तत्व इस शरीर में प्रवेश करने से ही बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। शरीर आपने धारण किया है ना, बीमारियां होंगी। आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था कि कोरोना हो गया या गला खराब हो गया। ये मैटर का मेक ऐसा है। आपने कपड़े पहने, वो कपड़ा बड़ा कोर्स है, फट जाएगा। इसमें यह थोड़ी कि आपकी गलती है, वो कपड़ा उस मटेरियल से बना है। तो मैटर के बारे में बता रहे हैं कि जो रियल प्रॉब्लम इम्परफेक्शन की है वो जड़ तत्व की है। श्री अरविंद इकलौते जो पूरी तरह इस चीज़ पर फिंगर रख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ इम्परफेक्शन ऑफ फॉर्म है, इम्परफेक्शन ऑफ मैटर, जिसके कारण सफरिंग है। अगर मैटर कॉन्शियस हो तो वो अपने आप आपके अंदर रोग आ रहा है, सही प्रतिक्रिया दे देगा। आप क्यों एब्जॉर्व करोगे रोग के कुट्टाणु? हो सकता है उसको रूपांतरित भी कर दे। सुपरामेंटल बॉडी की बात माँ ये करती है। तो सारी समस्याएं देखें तो जड़ तत्व इतना ऑब्स्क्योर है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो या तो पाँव पे जाइए या पैसे कमाइए,
चल के जाइए तो कितना, अगर मान लीजिए कोई जड़ तत्व ऐसा होता कि व्यक्ति कहीं पर भी हो, रात को आ जाए और प्रणाम करके आश्रम में चला जाए, तो बड़ा सुंदर। हम लोग कह सकते हैं कि ये कपोल कल्पना है, पर अगर ये अभिप्सा है मनुष्य के अंदर तो कहीं ना कहीं इसका सैंक्शन भी लिखा हुआ है। अस्तु जो भी हो, जड़ तत्व इम्परफेक्ट है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। ए हरीड इम्परफेक्ट ग्लिम्स ऑफ हेवनली थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं हम आश्रम गए थे, बहुत अच्छा लगा था। हरीड इम्परफेक्ट ग्लिम्स, जिसके लिए उस ग्लिम्स के लिए बार बार आते हैं। रियल चीज अभी नहीं मिली है, लेकिन वो ग्लिम्स भी ऐसी होती है कि बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। गेसेस एंड ट्रेवेस्टीज ऑफ सेलेस्टियल टाइप्स। लगता है कि ये तो देवता जैसा है। गेसेस, ट्रेवेस्टीज, मानो एक परिधान पहना दिया गया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट वी डोंट नो। तो इस प्रकार से यहाँ का जीवन है। अब एक बड़ी सुंदर चीज शेयरिन बताते हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वर्ड। हियर chaos sorts itself into a world। और कई बार मैं कहता हूँ भारतवर्ष और वेस्टर्न कंट्रीज का एक अगर कंपेयर करो तो वेस्टर्न कंट्रीज हैव परफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ द रैशनल माइंड। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतवर्ष को देखो तो भारतवर्ष को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ, क्रिएटिव केओस। रंग हैं, उछाले जा रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं कहां से क्या हो रहा है, इधर से गाड़ी आ रही उधर से एक। लेकिन ये केओस के कारण आपकी सोल, हार्ट सब अलाइव रहते हैं, जगे रहते हैं, और इसमें से नई चीज बनने की संभावना होती है। जहां ऑलरेडी आपको एक इल्यूजन हो गया कि परफेक्ट वर्ल्ड है, वहां पे क्रिएटिव इंपल्स अपने आप कम हो जाती है, या फिर केवल जीवन के सुख साधनों को संजोने में लग जाती है। जो रियल क्रिएटिविटी है, जो एक कवि के अंदर, जो एक चित्रकार के अंदर, जो एक फिलोसफर के अंदर, आप देखिए कितनी कम हो जाती है। यहाँ तक कि अब अगर हम लोग कंपेयर करें, कई ऐसे राष्ट्र हैं जो एक समय उनके अंदर फिलॉसफी भी थी, पोइट्री भी थी, हाउ इट इज डिमिनिश्ड। अब अखबारों में भी वो कहीं से ओपिनियन उठा के कॉपी पेस्ट करने के आदी हो गए, और एआई के बाद क्या हो गए तो डीआई ही जानता है। एनीवे, हियर केओस शॉर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए वर्ल्ड, ए ब्रीफ फॉर्मेशन ड्रिफ्टिंग इन द वॉइड, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये स्थायी तो कुछ भी नहीं है, इट्स ए फॉर्मेशन जो एक विशाल शून्य में ड्रिफ्ट कर रहा है। एपिंग्स ऑफ नॉलेज, अनफिनिश्ड आर्क्स ऑफ पावर। एपिंग्स ऑफ नॉलेज, बड़ा ज्ञानी है, सबका बता देता है भविष्य, सिवाय अपना छोड़ के। देखा आपने पैराडॉक्स है पैराडॉक्स। एपिंग्स ऑफ नॉलेज, अनफिनिश्ड आर्क्स ऑफ पावर। जब मैं राजा बनूंगा तब मैं सारी पावर होगी। जब मैं फोर्ब्स लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा, मेरे पास पावर होगी। पता चला आपके अंदर कितनी बीमारियां हो गई, कितने तरह से आप अक्षम हो गए, और उसके बाद अगले साल आप नंबर 1 से 5 पर आ गए। अब आपके जीवन में यही पीड़ा हो गई कि मैं 5 नंबर पे कैसे आ गया। तो यहाँ पे हाफ फिनिश्ड आर्क्स ऑफ पावर। कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं होती है। फ्लेमिंग्स ऑफ ब्यूटी इनटू अर्थली शेप्स। कभी कभी ऐसा लगता है धरती पे किसी रूप को देख कर कि अरे वाह अद्भुत। किसी फ्लावर को देख लीजिए, किसी पशु को देख लीजिए, किसी मनुष्य को, तो ऐसा प्रतीत होता है कुछ क्षणों के लिए, कितने दिनों के लिए। इवन जो मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म्स होते हैं मनुष्यों में, तो हम जानते हैं जब आप फोटोग्राफ लेके कंपेयर करते हैं कि वो कितने दिन चलता है। लव्स ब्रोकन रिफ्लेक्सेस ऑफ यूनिटी। प्रेम क्या चाहता है? एक हो जाए, लेकिन वो टूट जाता है। लेकिन अब एक तो आपको रहना है, तो किसी न किसी तरह जो पहले पल्ले में गांठ बंधी थी और अग्नि के फेरे हुए थे, अब उसकी जगह कोई दूसरी अग्नि चल रही है, ईर्ष्या की कामनाओं की, और वो जो गांठ बंधी थी वो तो खुल गई है, लेकिन फिर भी हाथ एक दूसरे का पकड़ के ले जा रहे हैं घसीट। यहाँ पर उसका वर्णन है,
लव्स ब्रोकन रिफ्लेक्सेस ऑफ यूनिटी। और ये सबके साथ है, ये केवल पति पत्नी की नहीं, बच्चे के साथ। आपकी संतान है, अरे मेरा बच्चा है, खुद कुछ समय के बाद व्यक्ति रियलाइज करता है। स्विम फ्रैगमेंट मिररिंग्स ऑफ ए फ्लोटिंग सन। मानो सूर्य का आलोक एक समुद्र की झिलमिल झिलमिल वेव्स के ऊपर कुछ क्षणों के लिए झिलमिलाता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। वो सूर्य नहीं है, उसकी केवल एक झलक है, झिलमिल झिलमिल। तो यहाँ वैसा ही सब कुछ झिलमिल झिलमिल है। ए पैक्ड assemblage of crude tentative lives are pieced into a tessellated whole। मतलब दिस इज मार्मिक वर्णन है, लेकिन सत्य यथार्थ। श्री अरविंद यथार्थवादी भी हैं। ए पैक्ड असेंबलेज, तो पैक्ड असेंबलेज क्या होता है? आपने कुछ ऑर्डर कर दिए, खूब सारे ग्रॉसरी कर दी, सब कुछ एक में डाल कर कैसे भी आपके घर में पार्सल आ गया। अब ह्यूमन बीइंग्स को देखिए, पैक्ड असेंबलेज। कहीं पर एक अच्छा विचार दे दिया, साथ में एक दुर्व्यवहार दे दिया, उसके साथ में एक हृदय के अंदर एक जगह प्रेम है, तो साथ में उसके बगल में एक मटका रख दिया जिसके अंदर घृणा भी भरी हुई है। वो कब एक से दूसरे में स्विच होगा ये मालूम नहीं। तो क्रूड टेंटेटिव लाइफ्स लगता है, और हर व्यक्ति लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि किस बात का अभिमान होता है। लेकिन अभिमान होता है, मैं हूं कुछ। आप चले जाओगे तो रोना धोना भी जो है 2 दिन हो सकता है, चौथे दिन लोग बैठ जाते हैं। वो देख के पता चल जाता है। 10वें दिन थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद सब खाना पीना, उसके बाद आप कहाँ विस्मृति में। क्रूड टेंटेटिव लाइफ्स, पता भी नहीं होता कौन थे, कहाँ से आए थे। देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू आवर होप्स, देयर आर ब्लाइंड वॉइसलेस डोर्स दैट हैव नो की। सोल है, सोल है, सोल है, हम मानते हैं। जरा हमें भी दिखाइए, खोलिए द्वार, चाबी नहीं है, चाबी गुम गई है। तो चाबी नहीं मिलती है। थॉट क्लाइम्स इन वेन एंड ब्रिंग्स ए बोरोड लाइट। थॉट थोड़ा ऊपर जाके अचानक एक आहा फीलिंग या आता है। थॉट को श्री अरविंद ने पैराक्लेट बताया, जो एक चिड़िया जो शाखा से उड़ती है और आकाश में जाके वापस आती है। कुछ देर के लिए भ्रमण करके थॉट कहाँ कहाँ चला जाता है, फिर वापस आके उसी डाल पे बैठ जाता है। चीटेड बाय काउंटरफीट्स सोल्ड टू अस इन लाइफ स्मार्ट। काउंटरफीट्स, आप जाइए कोई मंदिर नहीं, मैं तो गोवर्धन जब वृंदावन गया था तो किसी ने कहा गोवर्धन का परिक्रमा कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई देखो मुझे दूर है, लेकिन करवा दी किसी। लेकिन अब गोवर्धन की ओरिजिनल परिक्रमा, वो भी मन्नत मांगने के लिए। अब सोचिए कृष्ण जी को कितना हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं। अब ठीक है, उन्होंने कहा है आर्त और अर्थार्थी भी मेरी ओर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इसके लिए तुमको ये सब करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक इन्फीरियर भक्ति है, पर चलो ठीक है मान लिया। तो अब वो परिक्रमा कठिन है, पहले पाँव से होती थी, अब लोग गाड़ी में भी करते हैं। तो अब उन्होंने उसका भी शॉर्टकट लगाया कि एक गोवर्धन पर्वत जैसी एक रॉक है, उसके आप उसमें 7 बार चले जाइए, वो 7 बार आप 7 मिनट में कर लोगे। कहते हैं इसका उतना ही महत्व है जितना गोवर्धन पर्वत की एक परिक्रमा। काउंटरफीट्स, और हम लोग बड़ा अच्छा लगता है काउंटरफीट्स सब जगह, जितने भी कई सारे ऐसे रिचुअल जो काउंटरफीट्स, लेकिन हम करते हैं। उसमें जब आप सोल डालेंगे तब वो चीज का मायने होता है। लेकिन सोल डालेंगे तो आप शायद कहीं पर बैठ करके ध्यान मग्न हो जाएंगे। कान्हा कान्हा कहाँ हो तुम, तो कोई एक स्थान से बंधे नहीं है। तो यहाँ पर चीटेड बाय काउंटरफीट सोल्ड टू अस इन लाइफ स्मार्ट, our hearts clutch at a forfeited heavenly bliss।
जो स्वर्ग से देवता सोम सुरा लेके आनंद में अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा वॉमिट कर देते हैं, थोड़ा वो फेंक देते हैं झूठन को, हम उसी को खा के बड़े खुश हो जाते हैं. हेवनली स्पिल्थ ऑफ द रीन ऑफ गॉड, यह हमारी अवस्था है. आवर हार्ट्स क्लच एट ए फोरफीटेड हेवनली ब्लिस, जो देवताओं ने डिस्कार्ड कर दिया. सेकेंड्स में आया हमारे पास, सेकेंड्स में आइटम्स आती ना, क्यों डिस्कार्ड कर दिया? वो परफेक्ट नहीं है. तो वो परिधान हम लेकर के बड़े खुश होते हैं. ये हमारी सीमा है. अब 2 लाइन अद्भुत हैं. देयर इज प्रोवेंडर फॉर द माइंड सेटाइटी. आपके सेटाइटी, सेटाइटी एक वर्ड है, थोड़ी देर संतुष्ट. एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा आपने या कोई कुछ ऐसे पढ़ा, मजा आ गया, मन तो खुश हो जाता है. लेकिन जब तक उस चीज को हम पूरी तरह रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक सच्ची संतुष्टि कैसे हो? भागवत कथा हुई, बड़ा आनंद आता है. सब हम सब इससे गुजरे हैं. रामायण पढ़ी, अरे बड़ा आनंद आया निश्चित रूप से. लेकिन एक समय आता है जब कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन हमको भी वो अनुभव चाहिए जो तुलसीदास जी को होता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और वहां पे वो देखते हैं कि राम और लक्ष्मण, ये लिविंग विजन ऑफ गॉड. यही अंतर होता है कि माइंड तो सेटिएटेड होता है, और ये तो एक फिर भी एक अच्छी सेटिएशन है. और भी थोड़ा पढ़ लिया, एक किताब बड़ी अच्छी किताब थी, हैरी पॉटर, क्या किताब है, क्या क्रेज चला. वो ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मन को कुछ देर के लिए संतुष्ट करती हैं. मानो उसकी जो ज्ञान की प्यास है, या कुछ जानने की चाह है, या बस एक मनोमय जगत में थोड़ी एक प्लेजर चाहिए माइंड का, वो तो मिल जाएगा. एक अच्छा म्यूजिक होगा, कोई पुस्तक होगी, लेकिन उसमें असल चीज, प्लानिटोरियम में देख लिए, बड़ा मज़ा आया, 10 मिनट देख के, अरे वाह हमने ये देखा वो देखा, लेकिन असल चीज तो रह जाती है. सो देर इज प्रोवेंडर फॉर द माइंड सेटाइटी, देर आर थ्रिल्स ऑफ द फ्लैश बट नॉट द सोल्स डिजायर. ये जो मैं सिंगापुर की बात कर रहा था, कई जगहों की बात कर रही है. अब चले जाइए, आपको थ्रिल्स ऑफ द फ्लैश, आपको सब मिल जाएगा. दुकानें सजी हुई हैं, पैसा होना चाहिए पॉकेट में, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? सोल की डिजायर क्या है? दिव्यत्व की, शांति की, सच्चे प्रेम की, उस आनंद की जो क्षीण नहीं होता, प्योर ट्रुथ की, जिसके अंदर एरर की संभावना नहीं है, वो नहीं मिलता. तो ये इस जीवन का वर्णन है. जब हम जीवन में ये समझ लेते हैं, तब सच्चे वैराग्य का प्रारंभ होता है. क्योंकि तब हम कुछ और ढूंढते हैं, सब जान के, देख के, कि नहीं ये तो बहुत ही सीमित जीवन है, इससे हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? ये तो वही पुरानी चेतना, पुराना ढर्रा जो ना जाने मिलियन ईयर से चल रहा है, वेरिएशन के साथ. पहले लोग लुंगी धोती पहनते थे, अब हम फुल पैंट पहनते हैं. पहले पत्थर फेंकते थे, अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकते हैं. मतलब बेसिकली वही झगड़ा करते थे उस समय झगड़ा करते थे तो एरोज मारते थे, अब झगड़ा करते हैं तो शब्द के बाण से आहत करते हैं. प्लॉट तो सेम है. जिस दिन ये हम जान जाते हैं कि हम प्रिजन में हैं, इंद्रियों के और मन के जेल में, उस दिन हमारे अंदर एक छटपटाहट शुरू होती है इससे बाहर निकलने की, और वहाँ से ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ की बिगिनिंग होती है. जब तक हम इससे संतुष्ट हैं कि भाई हम ये सब क्यों करें, कंस कितना भी बुरा हो, जेल में आकर के खाना तो दे ही देता है हमको 3 समय की, और उसने हमारे लिए, क्योंकि मैं उसकी रिलेटिव हूँ, तो टीवी भी लगवा दिया है, अब तो उसने डनलप भी बिछा दिया है. अब ठीक है, तो देखिए जितने अधिक सुख भोग होंगे उतना कठिन होगा, वो जेल उतना जोर से जकड़ेगी. सुख भोग होने चाहिए, है तो ठीक है, पर अटैच नहीं होना चाहिए उनसे. तो यहाँ पर इसका वर्णन है. नमस्ते.